तो बच्चों आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है, नया यूनिट है ये आपका, नया टॉपिक इनफैक्ट। ठीक है, तो इस यूनिट में जैसा कि नाम बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो जितने टाइप के भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो रेल, देखो जब कभी रेलवे ब्रिज बनाना हो या कोई भी ब्रिज बनाना हो, डैम बनाना हो, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनता है। किस पे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, तो उसके जो अकाउंट्स है उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो उनके जो अकाउंट्स है वो अलग ढंग से बनते हैं। ठीक है, उनका क्योंकि जो प्रॉफिट है कितना कंसिडर करना है, कितना कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठीक है, उससे कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट को मिनिमम रख लो, 15-15 साल भी चले जाता है, 20 साल भी जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आप मटेरियल, आप चीज क्या बना रहे हो। ठीक है, तो उसके जो अकाउंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट या उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करें। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि रिटेंशन ऑफ मनी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में हमने देखना है कि सर्टिफाइड वर्क कितना है और अनसर्टिफाइड वर्क कितना है। ठीक है बेटा, उसके बाद उसमें हमने ट्रीटमेंट करनी है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, चाहे वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट देखो या तो कंप्लीट हो जाएगा या इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे ट्रीटमेंट करनी है, और इनकम्प्लीट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो भी देखेंगे। ठीक है, और बाकी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के, चाहे वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो, उन सब की ट्रीटमेंट कहाँ पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो। ठीक है, तो इसमें 2-4 चीजें हैं जो मेन हैं। एक तो वर्क इन प्रोग्रेस आएगा आपके पास बार बार, ठीक है, जिसमें एक सर्टिफाइड वर्क होगा, एक अनसर्टिफाइड होगा। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तीसरा है इनकम्प्लीट और कंप्लीट प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अभी हम। राइट, तो पहले तो मीनिंग देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और टर्म, इसको टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। इज वन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 1 हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट 2, 3, 4, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट ट्रीटमेंट देनी है हमने। ठीक है, एंड कॉस्ट आर असर्टेन सेपरेटली इन ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है जो हमने अलग से डिफाइन करनी है, अलग से कैलकुलेट करनी है। इट इज सुटेबल फॉर बिजनेस कंसर्न विद। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस केस में है सुटेबल है, बिल्डिंग और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मीन्स बिल्डिंग के केस में, जैसे कि डैम बन रहा हमारा। ठीक है, सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, शिप्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इन सारी चीजों में हमने कौन सी अकाउंटिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट इज, थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं इसको। तो कॉन्ट्रैक्ट, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को आप एक तरह से ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान के चलो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंकर्ड इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपको पता, अभी तक हम देख के आए, कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी तक हमने क्या देखा, एक्सपेंसेस मोस्टली कितने टाइप के होते हैं, तो डायरेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, सो हमने ये देखना है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसमें क्या क्या आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंडिचर आएंगे। ठीक है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए वो। ठीक है, इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को किससे क्रेडिट करना है आपने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। ठीक है, चलो इसको डिटेल में आगे देखेंगे हम। ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, सपोज करो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, राइट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अभी दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो यहाँ पर आ जाएगा सर, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है लास्ट में, जब कब होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगी जो भी होगी आपकी। ठीक है, इसको डिटेल में नेक्स्ट आगे देखेंगे। द बैलेंस रिप्रेजेंट द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर आएगा। ठीक है,
तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है, वो यहाँ पर आएगी और वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, या फिर अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आई तो लॉस हो जाएगा, लॉस होने के चांसेस कम ही है, आपका प्रॉफिट ही होगा जब आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, a reasonable amount of profit out of the total profit made so far on the incomplete contract may be transferred to profit and loss account। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनकम्प्लीट है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ ट्रांसफर कर ली, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, आप क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट होंगे जो हमारे, वो होंगे कौन से, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, उस केस में हमने पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना है। ठीक है, कुछ परसेंटेज डालनी है। क्या करना है, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है जब वो ट्रांसफर करेंगे, वो कितनी करनी है, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में। कहाँ डालेंगे, रिजर्व में, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब वो कितना ट्रांसफर करना है ये हम आगे जाके देखेंगे कि कितना कितना ट्रांसफर करना हमने। ठीक है, वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखेंगे हम, क्या देखनी होती है हमने, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 80, 90, कितना। ठीक है, उसी हिसाब से हमने रिजर्व में डालना और इस हिसाब से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना। ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग प्रोसीजर इन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंट्रोडक्शन अभी तक हमने देखी। अब हमने देखना है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है। सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी इसमें, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाया मैंने, ये कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले मटेरियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका इसमें रॉ मटेरियल होगा वो होगा आपका मटेरियल। ठीक है, क्योंकि आपने कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए, वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, मटेरियल, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल परचेज डायरेक्टली सप्लाइड फ्रॉम द स्टोर और ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट विल अपेयर ऑन द डेबिट साइड। मटेरियल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, मटेरियल की ट्रीटमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना हुआ है। जो भी मटेरियल परचेज करोगे या सप्लाई करोगे कहाँ पर, साइट पे। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जहां पर डैम बन रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ पर होगा, वो कहीं नदी नाला जो भी होगा, ठीक है ना, वहीं पे होगा। इस तो जहां पर डैम बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नदी नाले को, रिवर शिवर जो भी होगा आपका। ठीक है, ये रिवर है सपोज करो, उसको बोलेंगे साइट। क्या बोलेंगे, साइट। ठीक है, मीन जहां पर काम एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना आपने। तो मटेरियल परचेज या फिर डायरेक्टली सेंड टू सप्लाइड फ्रॉम स्टोर टू द साइट। ठीक है, उसको हमने कहाँ लिखना होता है, टू स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये रहा, या फिर टू मटेरियल परचेज्ड, ये रहा। ठीक है, आई समझ बात। तो कंट्रैक्ट अकाउंट का जो भी मटेरियल हमने सप्लाई किया कहाँ पर, साइट के ऊपर, वो सारा का सारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड में, चाहे वो परचेज हुआ हो, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर हो, ठीक है, मटेरियल परचेज हो, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से हमने ट्रांसफर किया हो, वो सारा का सारा कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, योर डेबिट साइड। ओके बेटा, ठीक है। अब इस ये जो है इसमें मैंने सारी चीजें यही लिखी हुई है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर विल रिपेयर ऑन द क्रेडिट साइड। हाँ, अगर मटेरियल रिटर्न किया हमने कहाँ से, साइट से स्टोर के लिए, तो वो किस साइड आएगा, वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ये रहा, बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाई मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने क्या किया, अपना मटेरियल उठा के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दिया, तो वो यहाँ पर आएगा। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर वो यहाँ पर आएगा। मीन कि जिससे मटेरियल कम होगा वो क्रेडिट साइड आएगा, जिससे मटेरियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो सारा का सारा डेबिट साइड आएगा। बाई मटेरियल लॉस, अगर लॉस हो गया मिस हैंडलिंग से या जैसे भी, ठीक है, मटेरियल कम हो गया, लॉस हो गया किसी तरीके से, वो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। बाई मटेरियल सोल्ड, मटेरियल अगर सोल्ड, सेल किया हमने, तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, बाई स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये कौन सा आपका, क्लोजिंग मटेरियल। ठीक है, जो एंड में जो बचा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सरप्लस मटेरियल will appear on the credit side and any profit or loss arising from the
सेल विल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सरप्लस, अगर कोई भी अमाउंट रिसीव किया तो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट और लॉस हुआ सेल करने से, ठीक है, तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मटेरियल स्टोलन और डिस्ट्रॉयड, ये मटेरियल सोल्ड का ये रहा, ठीक है। कुछ मटेरियल स्टोलन डिस्ट्रॉयड फायर ट्रांसफर टू, वो भी सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, स्टोलन लॉस वट, ठीक है। उसके बाद द लॉस विच इज नॉट कंपनसेटेड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जो भी प्रॉफिट या लॉस है, जो कोई भी किसी भी टाइप का लॉस है जो मटेरियल के ऊपर, अगर वो कंपनसेट नहीं हो रहा तो कहाँ पर डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर विल अपेयर ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, वो बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर आएगा ये वाला। Sometime material are transferred from one contract to another contract. Contract receiving the material is debited. जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो गिव अप कर रहा है, ठीक है, जो दे रहा है मटेरियल, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये रहा, ठीक है बेटा। तो ये था मटेरियल की ट्रीटमेंट, आपने ऐसे करनी है, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें नहीं दी होंगी एक ही साथ एक ही क्वेश्चन कि मटेरियल रिटर्न भी हुआ, रिसीव भी हुआ, ट्रांसफर भी हुआ, इसमें हो सकता है कोई 2 चीजें दी हो या 3 चीजें दी हो मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने वैसे ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपका लेबर और वेजेस। ऑल लेबर एम्प्लॉयड एट द कॉन्ट्रैक्ट साइड शुड बी रिगार्डेड एज डायरेक्ट लेबर एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जितनी भी लेबर है वो क्या है आपकी, वो डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी, डायरेक्ट लेबर है, और वो कहाँ पर डालनी है हमने, जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड ही आती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर आ गई, एड आउटस्टैंडिंग, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। वेजेज एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड शुड अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। अगर कोई जो आउटस्टैंडिंग रह गई है वो भी यहाँ पर ऐड होगी, तो ये टोटल वेजेस ही ऐसे आ जाएगी। दूसरा, और भी कोई एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट है, ठीक है, जिनको हम साइड एक्सपेंसेस के नाम से बोलते हैं, ठीक है। All side expenses other than material and wages are charged to individual contract account and as and when they are incurred, ठीक है। ये रहा आपका टू साइड एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट हैं, और एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, एक्रूड मींस आउटस्टैंडिंग अगर हैं वो भी यहाँ पर डालने हमने, तो वो टोटल आएगा यहाँ पर। बैलेंस शीट में कैसे शो करना है इसको, ये आ गई आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस तो हो गई, कंज्यूम हो गई, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है और ये जो एक्रूड है यहाँ पर नीचे, ये तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग है ना ये वाली, तो ये कहाँ पर आएंगी, बैलेंस शीट में इसको ऐसे शो करना है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया ये एडिशनल एडजस्टमेंट में गिवन होगी आपको, ठीक है। तो इसकी 2 एंट्री होंगी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट है आपकी, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। तो नेक्स्ट जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। पहले हमने देखे डायरेक्ट, अब देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स ये कंबाइंड होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, जो कि पर्टिकुलर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने नहीं रखे हैं, वो कंबाइंड हमने पे किया। कैसे पे किए, कंबाइंड, कंबाइंड, राइट। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इंजीनियर्स, सर्वेयर की सैलरी, सुपरवाइजर एंगेज्ड ऑन वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टोर्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने 1 2 3 4 सपोज करो 4 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, ठीक है, और एक हेड ऑफिस हमने बना लिया है, वहीं से हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है वो कंबाइंड है चारों के, ठीक है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा 4 कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। समझ आ गई बात आपको, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट। सच एक्सपेंसेस मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेवरल कॉन्ट्रैक्ट ऑन सम सुटेबल बेसिस एज ए परसेंटेज ऑफ मटेरियल और लेबर, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमने देखना है कि किसके बेसिस पर हमने, या तो मटेरियल के बेसिस पे या लेबर के बेसिस पे, या फिर उसने करके दिया होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतने आपके क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जैसे कि प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, rates and taxes, architect fees, establishment expenses, supervisor salary, administrative and other expenses, ठीक है। और भी कुछ हो सकते हैं एक्सेट्रा, राइट। ये सारे के सारे किस साइड आएंगे, आपके डेबिट साइड, ओके बेटा, सारे के सारे डेबिट साइड आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है। नेक्स्ट इज, हाँ, इनमें से अगर कोई एक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है वो भी लिखना हमने, ठीक है। वो कुछ नहीं करना हमने, आउटस्टैंडिंग करके लिख देना वहां पर। नेक्स्ट इज
अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी आपको गिवन होगी, ठीक है, क्योंकि साइट पे आपकी जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपके लिए आपको क्या चाहिए, प्लांट भी चाहिए, मशीनरी चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दो मेथड है। एक तो है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को पूरे से डेबिट डेबिट करेंगे विद द फुल वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड क्रेडिट विद द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। कहने का मतलब है, जो पहला मेथड है ए वाला, उसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या करेंगे, ये पहला मेथड है आपका, ठीक है, ए वाला। तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा किसका, प्लांट मशीनरी का, साइड पे वो लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे फिर, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। समझ आएगी बात आपको। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन के साथ हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, जितना भी डेप्रिसिएशन होगा 10%, 20%, 5%, वट एवर, तो वो उसमें निकालेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा किस पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। और बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे फिर, प्लांट एट साइड कैसे लिखेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये थी ट्रीटमेंट किसकी, आपकी प्लांट एट मशीनरी की। नेक्स्ट, अच्छा, एक और चीज है, व्हेन कैलकुलेटिंग प्लांट एट साइट और इन हैंड, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, प्लांट डिस्ट्रॉय शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। जब भी हमने क्या करना, वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट कैलकुलेट करनी है, तो ये सारी चीजें हमने कुछ चीजें कंसिडर करके रखनी है कि कौन कौन सी है, वो देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट कैसे कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ प्लांट सेंट टू साइट, पहले देखेंगे कि किस कॉस्ट पे हमने भेजा था, ठीक है, मीन्स ओपनिंग बैलेंस किसका, प्लांट एंड मशीनरी का। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न टू स्टोर, वो माइनस करनी है, कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड, वो भी माइनस करनी है, कॉस्ट ऑफ प्लांट डिस्ट्रॉयड, वो भी साइन माइनस करनी है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एट साइट, वो भी माइनस करनी है हमने, ठीक है। इन सबको माइनस करने के बाद, ठीक है, तो हमारे पास ये बैलेंस आएगा, ठीक है। उस बैलेंस में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और ये आ जाएगी माइनस करने के बाद वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पर, सब कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है, जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जनरली वर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड करेक्टर, इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट, इलेक्ट्रिक नैग्स, door setting and special flooring is passed out to another contractor by the main contractor, ठीक है। इन such a cases the work performed by the subcontractor, सबकॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर बड़ा, कॉन्ट्रैक्टर ए है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो इसको मिला डैम बनाने का, लेट अस सपोज डैम, ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड चीजें हैं, जैसे कि बिजली, लाइट वगैरह वगैरह की फिटिंग करनी है, जो भी करनी है, तो वो कौन ले लेगा, ये आगे क्या करेगा, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मीन कि कॉन्ट्रैक्ट एक्स है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर बिजली वगैरह की फिटिंग वो करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ काम जो है कॉन्ट्रैक्ट ए का, वो कौन करेगा, मिस्टर एक्स, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम क्या, सब कॉन्ट्रैक्ट, आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा वर्क। In most of the contract, additional work means extra means additional work or variation of the work originally contracted for are required by the contracting. The additional work being outside the original contract will be subject to separate charge, ठीक है। If the additional work is quite means कि अगर कुछ एडिशन करनी है किसमें, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 10 लाख का, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसकी कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है। देन हमारे पास टू केसेस हो सकते हैं, एक है इफ द एडिशनल वर्क इज क्वाइट सब्सटेंशियल इट शुड बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंड सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन फॉर इट। सब्सटेंशियल मतलब हुआ कि अगर अमाउंट ज्यादा है, क्या है, अमाउंट ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट का जो एडिशनल वर्क है, तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे हम, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही होगी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होती है। इफ इट इज नॉट सब्सटेंशियल, अगर वो बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सपेंसेस एनकर्ड upon extra work should be appear on the debit side of the contract as cost of extra work, ठीक है। अगर वो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो कहाँ पर, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं डेबिट साइड में आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर आपका, तो वो भी यहाँ पर शो होगा इन, क्या लिखेंगे उसको हम, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, राइट। इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट, डिफेक्टिव वर्क, ये तो वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज डिफेक्टिव इट विल नॉट बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, सिंपल सी बात है, अगर डिफेक्टिव काम है तो वो पेमेंट नहीं होगी,
तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डिफेक्टिव वर्क इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ जो रेक्टिफिकेशन है, ठीक है, वो कहाँ पर डेबिट हो जाएगी, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी डेबिट साइड, किसके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। पेनल्टीज, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टी में इम्पोज पेनल्टीज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज अ डिले। अगर क्या होगा, डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट or there are defect in execution in some contracts, such penalties are normally anticipated। ठीक है, पेनल्टी कब एग्जीक्यूट होंगी, अगर डिफेक्ट है या डिले हो रहा है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, तो या तो पेनल्टीज नॉर्मल पेनल्टीज होंगी, ठीक है, तो उनको डेबिट करेंगे कहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। बट एबनॉर्मल पेनल्टीज आर डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड, नॉर्मल पेनल्टीज को तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम क्या है, यहाँ पर डेबिट करेंगे नॉर्मल को, लेकिन जो एबनॉर्मल है वो कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं डालना। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कुछ चीजें बार बार यूज होंगी यहाँ पर, जैसे कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, असेस्ड, वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड अथॉरिटी, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। ठीक है, हमने बेसिकली क्या करना है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा या क्वेश्चन गिवन होगा आपको, तो एक चीज वहां पर दी होगी, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ये कौन सर्टिफाई करता है, इंजीनियर करेगा या भी कोई ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन होगा, ठीक है, उस लेवल का। ठीक है, तो वो सारे क्या करेंगे, इसको सर्टिफाई करेंगे, कितना परसेंटेज, पर सर्टिफाई कहने का मतलब है परसेंटेज ऑफ वर्क डन, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ वर्क ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, वर्क डन बट नॉट अप्रूव्ड, ये तो अप्रूव, सर्टिफाइड हो गया अप्रूव्ड, अनसर्टिफाइड हो गया जो अप्रूव नहीं किया, मीन्स कि काम तो आपने किया लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कितना है, राइट। नेक्स्ट, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपको गिवन हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे वो। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस इज नथिंग बट वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट इज रिटेंशन मनी, वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर, मीन्स कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जो, ठीक है, वो रिटेन कर लेता है कौन, कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, क्यों, कि अगर कोई डिफेक्ट हो गया काम में, ठीक है, या फिर उसने काम प्रॉपर नहीं किया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका कुछ मनी जो रिटेन करके रखते हैं, जो कि कब देंगे हम उसको, जब पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट निकलेगा, दैट इज नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है आपका, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट कब निकलेगा, जब आपका वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, और जब कंप्लीट हो जाएगा वर्क, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब हम उसको नोशनल प्रॉफिट नहीं बोलते। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन क्लॉज। एक्सक्लेमेशन क्लॉज क्या होता है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स लाइक इन, एक्सक्लेट करना है, इंक्रीज होना, एक्सक्लेट मीन्स इंक्रीज। कुछ यहाँ पर फैक्टर्स है, लेकिन जैसे कि इन्फ्लेशन, लेबर चेंजेस, फ्लक्चुएशन इन मटेरियल, फ्यूल, एनर्जी, उनकी वजह से क्या आती है, कॉस्ट में वेरिएशन आती है, कॉस्ट के कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज लगा देते हैं यहाँ पर इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट अलाउ द एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस और रेट बेस्ड ऑन चेंजेस इन कॉस्ट और फैक्टर ओवर टाइम। ठीक है, तो कॉस्ट कंपोनेंट या फैक्टर्स में अगर कोई चेंजेस आ गई, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सलेशन क्लॉज लगाते हैं, उसके हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होगा। द एक्सलेशन क्लॉज टिपिकली इंक्लूड्स अ फॉर्मूला और मैकेनिज्म दैट डिटरमाइंस हाउ द प्राइस एडजस्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये हर अपना अपना एक फॉर्मूला बनाया होगा इन्होंने, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्राइस के एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सलेशन क्लॉज का मतलब क्या होगा, कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें हम क्या करेंगे, एक और प्राइस ऐड करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट प्राइस, ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, दिस में इन्वॉल्व अ फिक्स परसेंटेज इंक्रीज और फॉर्मूला बेस्ड इंडेक्स और बेंचमार्क। ठीक है, ये हर एक ने अपना अपना डिसाइड किया होगा, या तो फिक्स परसेंटेज होगी या कोई फॉर्मूला हमने रखा होगा या बेंचमार्क रखा होगा प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। द इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूजन क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कॉस्ट फ्लक्चुएशन
ठीक है, क्लॉज फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने, क्लॉज फ्लक्चुएशन को कंसिडर करने के लिए हमें एक्सक्लेमेशन क्लॉज की जरूरत पड़ी। एंश्योर बोथ द पार्टीज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफोर्सीन इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इससे क्या होगा, जो दोनों पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है, तो अगर कोई भी इंक्रीज होती है कॉस्ट में, उससे उनको बचाया जा सके, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो जस्ट एन एक्सक्लेमेशन क्लॉज सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बाय अपवर्ड रिवीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर को तो हमने प्रोटेक्ट कर दिया कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ा देंगे, लेकिन डी एक्सक्लेमेशन क्लॉज में भी इंसर्टेड, डी एक्सक्लेमेशन क्लॉज में उसका उल्टा भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, to protect the interest of the contractee by providing downward revision of the contract price in the event of cost going down। अगर कॉस्ट कम होती है तो उस केस में किसको फायदा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टी को, तो ताकि वो क्या हो, मींस एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन क्लॉज का कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करना डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड अब क्या होता है, हमने अभी तक किसकी बात की, नोशनल प्रॉफिट की, किसकी बात की, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट कब निकलता है, जब आपका काम इनकम्प्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनकम्प्लीट। जब आपका काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम क्या निकालते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज लाइक जो अराइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सेस प्राइस जितनी भी होगी, मीन्स की कंप्लीशन, इट इज एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या निकलेगा आपका, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड कॉस्ट आल्सो इंक्लूड एडिशनल कॉस्ट इफ एनी। ठीक है, अगर कोई एडिशनल कॉस्ट है तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ये वाला। कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना भी होगा, टोटल कॉस्ट टिल डेट, और उसमें से टोटल कॉस्ट जो अभी तक है माइनस कर देंगे, तो ये प्रॉफिट टिल डेट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट है वो भी माइनस करेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, और यू कैन से हाउ टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट तभी निकलता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंप्लीट है, बस आपने ये ध्यान रखना है। कब कब निकलता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। कंप्लीट कहने का मतलब है 90% से अबव है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट टेक नंबर ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट। ठीक है, अब पहले भी बताया आपको प्रोसेस क्या है, कि बड़े 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 कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको 15 से 20 साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में, 10 साल 5-10 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो देयर कॉस्ट कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन दे आर कंप्लीटेड। उनकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट का पता कब चलेगा, एक्चुअल कॉस्ट का पता कब चलेगा, जब वो कंप्लीट होंगे। इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, अ पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, द रिटेंशन मनी विल बी स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, चलो ठीक है, रिटेंशन मनी तो वो उसी के पास रहती है, किसके पास, कॉन्ट्रैक्टी के पास, जब तक कंप्लीट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। और वो पे कब करनी है, व्हेन देयर इज नो फॉल्टी वर्क। ठीक है, चलो ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस टिल कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। अब बात ये है कि जब तक प्रॉफिट या फिर लॉस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक एक्चुअली में हमारे पास कॉस्ट नहीं है, और उसको पता चलेगी जब कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्ट। द पीरियड फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ रिटेंशन मनी हैज बीन एक्सपायर्ड। इसको छोड़ो, थियोरेटिकली therefore profit or loss on contract should be brought into account only when the contract are completed। ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस का पता कब चलेगा, जब काम कंप्लीट हो जाएगा, तभी अकाउंट बनेंगे आपके। हाउएवर दिस प्रोसेस लीड्स टू कंसिडरेबल फ्लक्चुएशन एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। अब क्योंकि इस हमें क्या करना है, हमें तो हर साल कॉन्ट्रैक्टर को हर साल क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो एक ही बार अगर लास्ट में क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। द ईयर इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड may show unusually large profit and the year may even show losses, right? Such serious fluctuation in profit may affect the remuneration and dividend payable to owners, so it is desirable to calculate the notional profit in contract costing। इसीलिए हमें क्या करना है, वैसे तो हमने जब भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसीलिए नोशनल प्रॉफिट। ठीक है,
दैट इज नॉट द एग्जैक्ट प्रॉफिट। ठीक है, जो उस साल कॉस्ट हुई, जो उस साल एक्सपेंसेस हुए, और जो उस साल हमने मनी रिसीव किया, उसके बेसिस पे हमने नोशनल प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है, लास्ट डे क्या निकलेगा, एट द टाइम ऑफ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, तो हमारे पास क्या निकलेगा, तब हमारे पास तब निकलेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो कि हम कहाँ डाल देंगे, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब नोशनल प्रॉफिट तो हमने निकाला, लेकिन एक चीज आपको बताई कि सारा का सारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना है। हमने कहाँ डालना है उसको, कुछ पोर्शन उसका कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ पोर्शन कहाँ डालेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। ठीक है, अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डालना है और रिजर्व में कितना डालना है, वो हम देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट, नॉट इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 25% कंप्लीट। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है कितना कंप्लीट हुआ है, लेस देन 25%, तो नो प्रॉफिट इज टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई अकाउंट प्रॉफिट आपने नहीं डालना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, बस आपको ये फॉर्मूले, मतलब ये चीज याद रखनी है आपको कि कितना परसेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट है 25 से लेके 50% के बीच में कंप्लीट हुआ है, 25 कॉन्ट्रैक्ट इज 25 और मोर बट लेस देन 50% कंप्लीट, देन 1/3 आपने कहाँ डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1/3 आप किसका, नोशनल प्रॉफिट इनटू, ये फॉर्मूला है, 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड किससे, कॉन्ट्रैक्टी से, और कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड की जगह आप ये भी लिख सकते हो, परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा आप। ठीक है, एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 50 to 90%, देन 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, और परसेंट ऑफ कैश रिसीव्ड। ठीक है, ठीक है, सिर्फ ये वाली फिगर चेंज होगी, 2/3, वहां पर 1/3 था, यहाँ 2/3 हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट है विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो कंप्लीट है, तो फिर मैं आपको बोला था क्या निकलेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेगा आपको, क्या निकलेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो हमने प्रीवियस इसमें बात की ना, तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, एस्टिमेटेड, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेगा आपका, एस्टिमेटेड जब प्रॉफिट निकलेगा आपका, इस स्लाइड में हमने एक बात की। ठीक है, जब हमारा कंप्लीट होगा, तो जब भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेगा, तो इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना आपने, डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कैश प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिर दूसरा एस्टिमेटेड प्राइस इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तीसरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट टू डेट, कितनी कॉस्ट है, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, देन एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूले जो हैं, या ये जो मेथड है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 25% से कम अगर काम हुआ है तो नो अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर प्रॉफिट 25 से लेके 50 है तो 2/3, 1/3। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 50 to 90 है, देन 2/3, और फॉर द अकाउंट विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो कि 90 से अबव है। ठीक है, किससे अबव है, 90 से अबव, तो फिर डी, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो ये था इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब नेक्स्ट जो है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये वीडियोस देख लेना, और वीडियोस देखने के बाद आप लोग ना लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट भी कर दो यार। ठीक है, कमेंट ही तो करना, आपके पैसे तो लग नहीं रहे इसमें, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी आपकी तो नीचे कमेंट में डाल दो। थैंक यू वेरी मच।